क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 5 अप्रैल का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। आपका यूपीएससी का ईपीएफओ अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन से संबंधित जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज के, वो क्या क्या हैं। कोविड-19 का पुनः संक्रमण, यानी कि जो लोग री इन्फेक्ट हो जाते हैं, क्या उसके बारे में स्टडी करी गई है, ताकि पता लगा जा सके कि भैया ऐसा तो नहीं है कि वैक्सीन हमने लगवा ली, एक बार सही हो गया तो दोबारा हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये सब चीज़ इसमें बताई गई हैं। ठीक, हालांकि इसमें जीनोम जो है सीक्वेंसिंग करके नहीं डेटा निकाला जा सका है, तो बहुत ज़्यादा मतलब सॉलिड डेटा तो नहीं है, लेकिन ये फिर भी पता लगता है कि भैया री इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक, तो ऐसा नहीं है, एहतियात बरतते रहना है, ये बात है। नेशनल रजिस्टर फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस डीएल जिनका है, अब नेशनल रजिस्टर बन जाएगा, स्टेट सब एक ही पोर्टल पे आ जाएंगे। नासा का इनसाइट लैंडर मार्स पे है ये, और वहाँ की जो है अर्थक्वेक यानी कि मार्स क्वेक जो है उसको कर रहा है, देख रहा है, ताकि मार्स के इंटीरियर स्ट्रक्चर को देख सके, वो कैसा है, क्या क्या नहीं है। जैसे इंडिया में सॉरी अर्थ का जो है हम लोग देखते हैं कि अर्थक्वेक के जरिए हम लोग देखते हैं कि भैया कैसा हमारा इंटीरियर स्ट्रक्चर है अर्थ का। ठीक, अगला है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स के बारे में जानेंगे पूरी जानकारी। 5 अप्रैल को देखिए जो हमारा इंपॉर्टेंट डे होता है वो होता है नेशनल मैरीटाइम डे, यानी कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस। और हम आपको बताना चाहते हैं कि ईपीएफओ का जो है 8 अप्रैल से हमारा नया पेड ग्रुप चालू होने वाला है। 8 अप्रैल से हमारा ईपीएफओ को जो है क्रैश कोर्स चालू हो रहा है। ठीक है, इसमें मेन चीज़ जो बिल्कुल लीस्ट मिनिमम आप पढ़ के मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं, उसको यहाँ पे पूरा कराया जाएगा। 1 महीने की कंप्लीट तैयारी होगी ये। इसी को आप जो इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ की 2,000 रुपये इंक्लूसिव और जीएसटी, और फुल जो ये आपका ये पूरा जो कंप्लीट पेड ग्रुप है इसकी है 3,500 रुपये। ठीक, यूपीएससी 2021 जो है उसका एक कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है, जिसमें कि कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज है, टेस्ट सीरीज़ होगी पूरी, और आपका जो है स्टडी मटेरियल रहेगा पूरा पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जाएगा, और उसके अलावा कुछ और नहीं देखना है आपको। इन दोनों ही ग्रुप्स को ज्वाइन करने के लिए आप 856480530960 पे कॉल कर सकते हैं। ठीक, आप लोग हमारा जो है फ्री का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, यूपीएससी स्पेसिफिक जो है IAS यूपीएससी 2019। ठीक है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ देख लीजिएगा। तो ये कोविड-19 से रिलेटेड कि इसका पुनः संक्रमण होता कि नहीं होता, ICMR की एक जो है एक्सरसाइज हुई, इसमें साइंटिस्ट ने देखा कि भैया क्या मतलब कॉजेज़ हो सकते हैं, कौन से मतलब केसेस ऐसे उन्होंने चेक किए, कई लोग को जो है ढूंढकर 1,300 इंडिविजुअल पे इन्होंने किया, स्टडी किया, और ये देखा भैया कि री इन्फेक्शन हो सकता है। किसी को मान लीजिए एक बार हुआ, पॉजिटिव हुआ, ठीक, फिर वो सही हो गया, निगेटिव होता रहा, ये होता रहा, ठीक, फिर उसके बाद फिर पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव होता है, एक बार होने के बाद दोबारा हो सकता है, चाहे आपने वैक्सीन बीच में लगवाई हो या ना लगवाई हो, और बेहतर तरीके से पता चल सकता था। लेकिन जीनोम वाली मतलब प्रैक्टिकली करना तो कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है, कि जीनोम से हम चेक करते जो भी वायरस, जैसे ये पॉजिटिव हो गया भाई साहब, कोई ए भाई साहब हैं, ये पॉजिटिव हो गए, तो उस समय जो है जीनोम की सीक्वेंसिंग करो वायरस की। ठीक है, और फिर जब उसके बाद जब निगेटिव होने के बाद फिर से जब पॉजिटिव हो तो फिर से चेक करो, जीनोम सीक्वेंसिंग करो इसकी, वायरस की। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि भैया कितना म्यूटेशन हुआ है, और ये वही सेम वाला है क्या, ये चीज़ पता चल जाएगा। तो इससे कन्फर्म भी पता चल जाएगा कि हाँ, एक बार पॉजिटिव हुए, बीच में भले ही नेगेटिव हो, लेकिन फिर भी री इन्फेक्शन हो सकता है। हालांकि इन्होंने अभी भी पूरी तरीके से इसको नकारा नहीं है, यहाँ पे कह रहे हैं हाँ अभी भी ये है कि री इन्फेक्शन होता है, लेकिन जीनोम वाला हो जाएगा तो और क्लियरली और विदाउट डाउट हम ये चीज़ कह पाएंगे। अभी फिलहाल इन्होंने क्या किया कि 1,300 में तो नहीं, कुछ लोग का रेंडमली उठाया, ठीक, और जीनोम सीक्वेंसिंग निकाली, लेकिन वो पहले वाले का नहीं था। मतलब पहले वाले जैसे जब पहले पॉजिटिव हुए थे तब ये वायरस का जीनोम नहीं था, तो उस चक्कर में ढंग से बता नहीं पा रहे हैं। ठीक, तो यही सब इन्होंने यहाँ पे बताया है। जर्नल कौन सा है, एपिडेमियोलॉजी इन्फेक्शन, ये जर्नल है, ठीक, पत्रिका है, इसमें इसका प्रकाशन हुआ। 1,300 लोगों पे इन्होंने टेस्ट किया, और बीच में निगेटिव टेस्ट भी होते रहे, 2 बार वायरस इनका पॉजिटिव निकला है, ठीक, कोविड की वजह से। और इसमें उन्होंने कहा 58 जो है 58 आउट ऑफ 1,300 इंडिविजुअल्स, यानी कि 4.5% अराउंड, ये मतलब इनके अंदर देखा गया कि हाँ भैया पॉसिबल है कि री इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक, अध्ययन में पाया गया कि 1,300 व्यक्तियों में से 58 या कुल व्यक्तियों में 4.5% लोगों को ऐसे व्यक्तियों के रूप में वर्गीकृत
किया जा सकता है जो वास्तव में इस विषाणु संक्रमण के से प्रबल रूप से प्रभावित हैं। अब देखो जो ये 58 थे उसमें 2 पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिले, और वो भी 102 दिन दूर, मतलब एक बार पॉजिटिव हुए फिर बीच बीच में 102 दिन और फिर पॉजिटिव हो गए। ठीक, बीच में निगेटिव टेस्ट रिजल्ट आते रहे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों भैया, ओपन वैसे तो ये री इन्फेक्शन होता है कि नहीं होता है, ये साइंटिफिक डिस्कशन मतलब इस पे हो सकती है चर्चा, वैज्ञानिक चर्चा, लेकिन और अभी ये भी क्लियर नहीं है कि क्या कोई पर्सन जो एक बार इन्फेक्ट हो जाए और उसके बाद वो अपनी परमानेंट इम्यूनिटी बना सकता है क्या, या फिर उसको री इन्फेक्शन हो सकता है क्या, ये भी कंफर्म नहीं है। और अंडरस्टैंडिंग ये है कि री इन्फेक्शन अगर पता चल जाता है कि पॉसिबिलिटी अगर है री इन्फेक्शन की, तो ये जो है काफ़ी क्रूशल होगा कि हम इस पेंडेमिक से बेहतर तरीके से और प्रभावशाली तरीके से जो है लड़ सकेंगे। ठीक, इट विल नॉट ओनली हेल्प डिसाइड अब किस तरीके से हमें क्या रणनीति बनानी है, कैसे हमें इस डिजीज़ के जो है फैलाव को रोकना है, कैसे कैसे हमें जो है मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग किस प्रकार से हमें और इसको एहतियातन जो है तौर पे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हम इस री इन्फेक्शन वाली थ्योरी से निकाल सकते हैं। इट विल हैव इम्प्लीकेशन ऑफ वैक्सीनेशन ड्राइव, वैक्सीनेशन कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितने को, कब, मतलब कैसे करना है, ये सब पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, हाउ कैन री इन्फेक्शन बी डिटरमाइंड, कैसे हम इसको पुनः संक्रमण कैसे निर्धारित किया जा सकता है? देखिए इसमें जीनोम एनालिसिस की बात करी गई, जो मैंने आपको पहले बताया कि हम उसको देखेंगे कि वायरस सैंपल हम निकाल लें, उसका जीनोम एनालिसिस कर लें, विश्लेषण कर लें, और बिकॉज जीनोम जो होता है, जो वायरस जो होता है आपका, वो म्यूटेट करता है लगातार। ठीक, और उसकी वजह से क्या है, जीनोम सीक्वेंसिंग अगर 2 सैंपल का ले लें, पहले वाला और बाद वाला, तो उसमें कुछ डिफरेंसेस होने चाहिए। ठीक, हाउएवर वायरस सैंपल जो हर इन्फेक्टेड पर्सन का लिया गया इज़ नॉट बीइंग कलेक्टेड फॉर द जीनोम एनालिसिस। ठीक, हर जो बंदा पकड़ा गया या फिर मतलब जिसके वे जो ये शोध हो रहा था, तो उन सबका जीनोम एनालिसिस नहीं लिया गया था। ये बहुत ही बड़ा टास्क है और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी है, टाइम बहुत लगेगा, एफर्ट भी बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक, तो इसलिए जो ये नहीं रखा गया है, और सैंपल कुछ का लिया गया था, कुछ का लिया गया था। कोई जो पर्सन जो टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है सेकेंड टाइम, उसका हमें फिर से चेक करना चाहिए, उसका फिर से जीनोम अगर सीक्वेंस निकालें और उसको मैच करें, कंपेयर करें पहले वाले से, तो हम निकाल सकते हैं कि हाँ भाई री इन्फेक्शन इसी वाले का हुआ है। ठीक, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि एब्सेंस है जीनोम एनालिसिस का। जो भी 58 केसेस हमें मिले जिनको फिर से मतलब री इन्फेक्शन हुआ है, 102 दिन का गैप था इनके बीच में पॉजिटिव होने में, तो उसके लिए हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि ये री इन्फेक्शन इन्हीं की वजह से हुआ है। ठीक, बट साइंटिस्ट ने कहा है कि परमानेंट इम्यूनिटी कैन नॉट बी एज्यूम्ड। एक बार अगर आप पॉजिटिव के बाद निगेटिव होते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता जो है बिल्कुल परमानेंट हो गई है, स्थायी रूप से हो गई है, ऐसा नहीं कहा सकता है। री इन्फेक्शन हो सकता है और हैपनिंग हो सकता है, पॉसिबल भी है, और इसको अच्छे से पता लगाना तो जीनोम एनालिसिस करना ज़रूरी है। ठीक, हाउएवर सच लार्ज जीनोम एनालिसिस जो है ये फिजिबल नहीं है, और साइंटिस्ट हैव कॉल्ड फॉर ए कंसेंसस, सहमति बनाई है कि एपिडेमियोलॉजिकल डेफिनेशन जो है ऑफ री इन्फेक्शन की, उसको हमें और चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये अच्छे से मैंने इसलिए इसको थोड़ा टाइम टेबल लेके बताया है कि ये वाली चीज़ आ सकती है एग्ज़ाम में, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल रजिस्टर ड्राइविंग लाइसेंसेस का। अब देखिए मंत्रालय जो है रोड ट्रांसपोर्ट वाला, उसने कहा है कि 31 मार्च से हमने नेशनल रजिस्टर फॉर ड्राइविंग लाइसेंस को चालू कर दिया, प्रभाव ले आए हैं हम। और जितने भी गवर्नमेंट वांट्स, जितने भी चेंजेस आप डीएल में करते हो, सब आप जो है इलेक्ट्रॉनिकली करो ताकि डुप्लीकेशन और मिसयूज़ ना हो। ठीक, कई लोगों को आपने देखा होगा 2-2 जो है ड्राइविंग लाइसेंस लेके घूम रहे हैं, जिनके पास पुराना है या जो भी है। तो सब कुछ ऑनलाइन हो, डिजिटली हो, और एक पोर्टल बना लो, नेशनल रजिस्टर बना लो। स्टेट वाले जो भी हैं वो लोग, जो लोग कर चुके हैं काम, और जो पुराने रिकॉर्ड हैं उनको भी जल्द से जल्द कुछ टाइम उनको दिया जाएगा ताकि वो भी इस पोर्टल पे, इस रजिस्टर पे आ जाए। ठीक, डीएल आरसी पे भी हो सकता है। आरसी क्या होता है, कोई कार वार आप लेते हो, बाइक लेते हो और या फिर ट्रक लेते हो, तो उसकी आरसी बनती है। अब आरसी का भी इसी रजिस्टर से काम हो जाएगा, मैं बताता हूँ इसके बारे में। हैज़ कम इनटू इफेक्ट, और इसमें जो भी स्टेट के रजिस्टर हैं डीएल और आरसी से संबंधित, ये सब इसी में आ जाएंगे, नेशनल रजिस्टर में। ठीक, और ये अपडेट कराना डेटा में रियल टाइम पे हो जाएगा, कहीं कभी भी कहीं भी कंट्री के अंतर्गत। ठीक है, और क्या चेंजेस आए हैं, जो नॉर्म है वो परमिट करेगा कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स, डॉक्यूमेंट्स, चाहे जैसे कि मेडिकल सर्टिफिकेट, लर्नर लाइसेंस, रिन्यूएबल ऑफ डीएल, ये सब ऑनलाइन हो जाए। कंप्लीट जो है ग्रांट हो जाए आपका लर्नर लाइसेंस का, और मतलब लर्नर लाइसेंस आप लोग मिलता है ना, फिर उसके बाद लाइसेंस मिलता है परमानेंट वाला,
तो वो भी आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा। और प्रिंटिंग ऑफ जो है लाइसेंस भी आपको ले सकते हैं आप ऑनलाइन। ठीक, जैसे मतलब PDF आपने डाउनलोड कर लिया, सीधी सी बात है। ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो रिन्यू कर सकते हैं आप 1 साल पहले। ठीक, जैसे मान लीजिए एक्सपायरी आज है तो आज से 1 साल पहले तक मतलब जो है आप रिन्यूअल करा सकते हो ड्राइविंग लाइसेंस को, और 1 साल बाद तक। ठीक, तो ये 2 साल का यहाँ पे आपको रेंज मिल रही है, मंत्रालय ने बताया है। और इसके बाद जो है, अब देखिए ड्राइविंग लाइसेंस की तो बात हो गई। अब आपकी जो व्हीकल है, कार हो गई चाहे बाइक हो गई, अब आप जैसे मान लीजिए Hyundai की कार आपने ली कोई, तो जहाँ डीलर से आप लोगे वो ही खुद ही अब रजिस्ट्रेशन कर सकेगा, उसको परमिशन मिल गई है। ठीक, समझ में आ गया। पहले क्या होता था, RTO ऑफिस जाता था, वहाँ आपको फिजिकली उसको प्रेजेंट करनी पड़ती थी, काफ़ी टाइम लगता था, काफ़ी कुछ ऊपर ही खर्चा भी होता था, सारी चीज़ें थी। तो अब जो है वहीं डीलर से ही करा लो आप। ठीक, हालांकि इसमें थोड़ा सा मुझे सिक्योरिटी का इशू लग रहा है, बट ये अलाउ कर दिया गया है। बाकी चेक एंड बैलेंस जो है गवर्नमेंट ज़रूर रखेगी, और अब जो है RTO के सामने ले आने की ज़रूरत नहीं है। और ये काफ़ी आसान कर देगा प्रोसेस को, जो रजिस्ट्रेशन पंजीकरण का है, मंत्रालय ने ऐसा कहा है। आप रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराना है, जैसे उधर 2 साल की विंडो थी ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए, ठीक, नवीनीकरण के लिए। यहाँ पे क्या है, 60 दिन में कर सकते हो पहले। मतलब मान लीजिए आज होना तो आज से 60 दिन पहले आप कर सकते हो। और टाइम लिमिट जो है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन का, ठीक है ना, अस्थायी पंजीकरण के लिए टाइम लिमिट जो है वो 6 महीने कर दिया गया। ये वो लोग जो ट्रक खरीदते हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। सिग्निफिकेंस क्या है, हमारे भारत में करीबन हर साल 1.5 लाख मौतें जो हैं रोड क्रैशेज में हो जाती हैं, और उसमें जो है देखा जाता है कि ड्राइवर की फॉल्ट होती है। ठीक, अब कई सारे ड्राइवर जो है डुप्लीकेट ड्राइवर लाइसेंस बनाए हुए हैं, या फिर उनको अच्छे से लड़ने का लाइसेंस नहीं मिला हुआ, या फिर उन्होंने रिन्यू नहीं कराया। रिन्यू कराने के लिए भी कुछ टेस्ट वेस्ट होने चाहिए होते हैं, वो सब होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, कि उसको थोड़ा सा दिखाएगा कि हाँ भैया ड्राइव करने लायक है भी कि नहीं है, कि कोई लल्लू पंजू ऐसे चला रहा है और खतरा बना हुआ है रोडों पर। तो वही वाली चीज़ें हैं। और इसमें कहा गया है कि स्टेट ड्राइविंग लाइसेंस जो है ज़्यादातर तो जो सारथी पोर्टल है, सारथी पोर्टल किससे संबंधित है, इसी से संबंधित है, रोड वाले से। ठीक, इस पे हैं, जो कि नेशनल NIC ने बनाया है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने बनाया है। ठीक, लेकिन नेशनल रजिस्टर ये कहता है कि जो भी स्टेट के द्वारा जो ओल्डर DL का से रिलेटेड, जो पुराना ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित डाटा है ऑनलाइन, उसको कुछ अगले महीनों में ले आओ। ठीक, नेशनल रजिस्टर के अंतर्गत। ठीक, सारथी पोर्टल किससे संबंधित है, लिखिए कमेंट में यहाँ पर। और उन्होंने ये भी कहा है कि भैया जो इररेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदाराना ड्राइवर हैं उनको निकाल फेंको। अभी आप लोगों ने शायद देखा होगा, वीडियो आ रहा है वह, कि एक महिला जो है वो एक बाइक चला रही हैं, बुलेट चला रही हैं, और साथ ही साथ क्या है कि उन्होंने अपने कंधे पे भी दूसरी महिला को बैठा रखा है, और इसी तरीके की और भी कलाबाजियाँ कर रही हैं, ये वो है। 10,000 रुपये का उनका चालान हो गया, और वो कुछ दिन बाद फिर से चल रही थी इसी तरीके से। तो इस टाइप के जो लोग हैं, इनको जो है सज़ा, मतलब इनको निकालना है, उनको ड्राइविंग लाइसेंस ना दो, इनको चलने ना दो। खतरा है यार, उनकी खुद की लाइफ पे भी और दूसरों की भी। तो पुटिंग इन पब्लिक डोमेन नेम, अब उनका, हाँ, इनका नाम जो है पब्लिक डोमेन नेम में डालेगा। ये चीज़ मुझे नहीं पसंद आई। क्या होता है, जो इस टाइप के लोग हैं ना, उनको लगेगा यार ये तो बहुत बढ़िया है, फेमस होने का नया तरीका है। एक तो यहाँ स्टंटबाजी करो, उसके वीडियो बना के खूब लाइक्स कमाओ, और उसके बाद जो है 5, 6, 10 हज़ार रुपये लगेंगे, आपका नाम जो है पब्लिक फोरम पे भी आ जाएगा, वहाँ की फ़ोटो खींच के फिर लाइक्स कमाओ। तो ये चीज़ मुझे तो नहीं समझ में है कि ये शेमिंग है, कि ये जो है, जैसे कहते हैं ना, इन लोग को तो लगेगा कि बदनामी में नाम होता है, वो वाली बात है। ठीक, तो पुटिंग इन द पब्लिक डोमेन में इनके नाम रखे जाएंगे, निकाले जाएंगे, और इनका जो है ड्राइविंग लाइसेंस भी हटा दिया जाएगा, रिवोक कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा, और रेड फ्लैगिंग किया जाएगा कि भैया ये है डेंजरस ड्राइवर्स। अब आप समझ रहे हो, इसको कई लोग जो है काफ़ी एडवेंचरस भी समझ सकते हैं। GS पेपर 3 संबंधित जो हमारा अगला टॉपिक है वो है नासा का इनसाइट लैंडर। आप समझना, नासा US की जो है आपकी स्पेस एजेंसी है, इसने इनसाइट नाम का एक लैंडर भेजा है, जो कि मार्स पे गया है। मार्स पे गया था 2018 में, 2 साल की इसकी वैलिडिटी है। वहाँ जाके ये क्या चेक कर रहा है, मार्स क्वैक को मतलब चेक कर रहा है। ठीक, मार्स क्वैक, जैसे अर्थ क्वैक होता है वैसे मार्स क्वैक। अब अर्थ क्वैक में आपको पता है कि जैसे जैसे सिस्मिक वेव जाती हैं, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, कि आउटर कोर जो है लिक्विड होता है, तो S वेव जो होती हैं वो यहीं से शेडो जोन बना देती हैं। P वेव जो होती हैं वो आपका जो है ऐसे, ठीक है ना, इतना P वेव का शेडो जोन होता है, S वेव का ये टोटल शेडो जोन होता है।
तो इस समय ये पता चला कि भैया इनर कोर तो सॉलिड होता है, आउटर कोर जो है आपका लिक्विड होता है, फिर मेंटल जो है वो प्लास्टिक नेचर का होता है, फिर आपका क्रस्ट आ गया। ठीक, तो इसी तरीके से मार्स क्वेक यहाँ पे भी हम देखेंगे भैया, जो क्वेक वेक आ रहे हैं तो हम उससे भी मार्स की अंदरूनी जो संरचना है, ठीक, इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसको समझ के वहाँ पे जो है हम काफ़ी चीज़ें का जो है खोज कर सकते हैं। ये सारी बात है यहाँ पर जो इनसाइड लैंडर बता रहा है। इनसाइड लैंडर है, अब लैंडर होता और ऑर्बिटर में आपको फ़र्क पता ही होगा, वैसे बता देता हूँ कि जैसे ये मार्स है, इसका मतलब ये हवा में ऑर्बिट कर रहा है तो ऑर्बिटर है, और वहाँ से उतर के ज़मीन पे इसके आ गया है तो ये क्या कहलाएगा, लैंडर कहलाएगा। ठीक, तो जो इनसाइड भैया है हमारे, इन्होंने 500 क्वैक जो है अभी इधर किए थे, रिकॉर्ड किए थे, जिसमें से 2 बहुत ही ज़्यादा क्लियर थे, तो ये चीज़ है। और इसको इसमें देखिए मार्स क्वेक कर रहा है ताकि मिस्ट्री जो है वो ख़त्म हो सके कि रॉकी प्लेनेट कैसे बने जैसे कि अर्थ बनी है। ठीक, तो मतलब रॉकी प्लेनेट आप लोगों को पता होगा कि मरकरी, वीनस, ठीक, अर्थ, मार्स, और उसके बाद जो है जो आते हैं जो जुपिटर, ये सब क्या है आपका, ये सब गैस गैस वाले प्लैनेट्स हैं। ठीक, ये इधर जो है ये सब रॉकी प्लैनेट्स हैं। तो रॉकी प्लैनेट्स कैसे बने हैं इसकी खोज हम कर सकते हैं मार्स क्वेक के जरिए, ऐसा ये बताया गया है। और 26 नवंबर को जो है लैंड कर गया था और लॉन्च हुआ था 5 मई को। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए इनसाइड का फुल फॉर्म क्या है, इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सिस्मिक इन्वेस्टिगेशन जियोडेसी। जियोडेसी मतलब होता है अर्थ लाइक स्ट्रक्चर, मतलब उसका जो गोलाई है, और हीट ट्रांसपोर्ट। ठीक, इसकी ड्यूरेशन 2 साल की है। और इसमें जो है रोटेशन एंड इंटीरियर स्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंट्स, ये ट्रैक करता है लैंडर्स लोकेशन ऑन मार्स रोटेशन। ठीक, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं, इसमें सिस्मोमीटर भी लगा हुआ है। देखिए मिशन कंट्रोल है 3.3 और 3.1 के 2 क्वैक इन्होंने देखे। सेरेब्रस पे ये अभी हैं जो लैंडर भाई साहब हैं हमारे इनसाइड। ये सेरेब्रस जो एक फोज़ा है, सेरेब्रस फोज़ाए है एक जगह, वहाँ पे ये अभी स्थित है, वहाँ पे इन्होंने ये 2 क्वैक को कैच किया है। ठीक, और 500 से ज़्यादा हुए लेकिन ये काफ़ी क्लियर थे। नासा की फाइंडिंग ये है, नासा का जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ये कहता है कि क्वैक हमें फर्दर सपोर्ट करेगा कि भैया सेरेब्रस फोसाया जो है ये सिस्मिकली एक्टिव, मतलब यहाँ पे अर्थक्वेक आते रहते हैं। 500 से ज़्यादा इन्होंने किए थे, लेकिन इन दोनों के जो है ये 4 जो बेस्ट क्वैक थे। ठीक, एक तो ये 3 पॉइंट और ये 3.6 और 3.5 भी है। ठीक, ये से इंटीरियर ऑफ द प्लैनेट को बताने में मदद करेंगे, जो मैंने आपको पहले बताया। इनसाइट क्या है, ये नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम का हिस्सा है। अब नासा का जो डिस्कवरी प्रोग्राम है उसमें कौन कौन से मिशन है, आपको यहाँ पे नाम इसको लिखना है, जरूर लिखिएगा प्लीज़। ठीक, और इसके बाद जो है ये पहला मिशन है जो ये भी दिखेगा कि नासा के सरफेस के नीचे क्या है, उसके प्लैनेट का इंटीरियर कैसा है, और कैसे वो हीट आउटपुट करता है, कैसे वो ताकि मतलब किस तरीके से पता करेगा मार्स क्वेक को सुनकर, सिस्मिक इवेंट्स को रिकॉर्ड करके, जैसे कि अर्थ क्वेक का रिकॉर्ड किया जाता है अर्थ पर। सिस्मिक वेव्स जैसे इंडिया यार, इंडिया क्यों निकलता है, अर्थ है। ठीक, देखिए आपका अर्थ पर पी वेव, एस वेव, एल वेव और रिले वेव्स होते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी जो है सिस्मिक वेव्स होते हैं मार्स क्वेक के अंतर्गत। और इससे मैप बनाया जा सकता है प्लेनेट के डीप इंटीरियर का। ठीक, और सिग्निफिकेंस यही है कि हम इससे पता कर सकते हैं कि भैया मार्स मेंटल कोर क्या क्या है क्वेक्स के जरिए, जैसे कि आपका अर्थ में है। द फाइंडिंग ऑफ मार्स फॉर्मेशन विल हेल्प अंडरस्टैंड हाउ अदर रॉकी प्लैनेट्स, किस तरीके से पत्थर के जो है चट्टानी ग्रह बने हैं, कब निर्मित हुए, इन सब के बारे में जानने में आसानी होगी। ठीक, हमारा अगला जो है आज का टॉपिक है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। देखिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये जो वैलिडिटी थी, ठीक है, ECLGS की, उसको 3 महीने और बढ़ा दिया, 30 जून 2021 तक कर दिया गया है। और इन्होंने टारगेट जो रखा है, टारगेट क्रेडिट लाइन का, वो है 3 लाख करोड़ तक का जो है हमें सैंक्शन करना है। ये बात है, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी बताया। ठीक, और इसमें ये इस संबंध में संशोधित परिचालन दिशा निर्देश यानी कि रिवाइज ऑपरेशनल गाइडलाइंस भी निकाले गए हैं। और जो कि किसने निकाले हैं, किसने इशू किए हैं, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। किसने, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ने। और जो स्कोप है ECLGS का, वो वाइडन कर दिया गया 3.0 में। और इसमें जो है अब कई सारे जो आतिथ्य
आपका यात्रा, पर्यटन, अवकाश और खेल क्षेत्र में व्यावसायिक उद्यमों को कवर करता है। ठीक, टूरिज्म, ट्रैवल, लेजर और स्पोर्टिंग सेक्टर जो है इनको भी अब कवर करता है ECL GS 3.0। ठीक, ये इंप्रूव करेगा एक्सटेंशन क्रेडिट को, करेगा अप टू 40% ऑफ टोटल क्रेडिट आउटस्टैंडिंग अक्रॉस ऑल लैंडिंग इंस्टीट्यूशन एज ऑन 29 फरवरी 2020। मतलब जब से चालू हुआ है तब से जो अब 3.0 है, तो 100 रुपये था मान लो, तो अभी तक 60 हुआ, अब 40 रुपये जो है अब होगा अब 3.0 के अंतर्गत। ठीक, जो टेनोर है आपका लोन का, ठीक है, वो 6 साल का होगा और इसमें 2 साल का मोरेटोरियम होगा। मतलब 2 साल तक आपको कोई भी ब्याज व्याज नहीं देना है, कोई भी लोन वापसी नहीं करनी है, अगले 4 साल में दे देना, 6 साल इन टोटल। इन कदमों का महत्व क्या है? मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया गया है और इससे जो है वाइल प्रोवाइडिंग एन इंसेंटिव टू मार्केट लिंक्ड इंसेंटिव्स टू इनेबल अवेलेबिलिटी ऑफ एडिशनल फंडिंग फैसिलिटी टू द एलिजिबल बेनिफिशियरीज विल गो ए लॉन्ग वे इन कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमिक रिवाइवल, प्रोटेक्टिंग जॉब्स, क्रिएटिंग कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ओह, आसान भाषा में अगर समझें तो ये है कि बाजार में हमें जो है प्रोत्साहन तो मिलेगा, मार्केट लिंक्ड इंसेंटिव तो मिलेगा ही, बाकी जो एडिशनल हमें फंडिंग मिल रही है, किसको जो पात्र हैं, बेनिफिशियरी हैं, जो एलिजिबल बेनिफिशियरी हैं, उनको जो है इकोनॉमिक आर्थिक रिवाइवल हो सकेगा, जॉब्स का संरक्षण हो सकेगा, ऐसा एनवायरनमेंट बनेगा कि रोजगार और ज़्यादा सर्जित हो सके, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके। ECL GS 1.0 क्या था? ये लॉन्च किया गया था 20 लाख करोड़, आपने सुना होगा, कोविड-19 का रिलीफ पैकेज मोदी जी ने बताया था ना, उसी का हिस्सा है ये। और ताकि जिसके अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत अभियान चालू था, ठीक, चालू है अभी भी। इस स्कीम के अंतर्गत बोरोवर जो हैं उनके पास एडिशनल क्रेडिट उनको मिलता है 20% तक का ऑफ देयर ओवरऑल आउटस्टैंडिंग क्रेडिट एज ऑन फरवरी 29 2020। मान लीजिए भाई साहब ने फरवरी 29 2020 में, उस साल लीप ईयर था ना इसलिए 29 है, 100 रुपये ले रखे थे, तो उनको एक अलग से और ज़्यादा, ठीक, अतिरिक्त क्रेडिट मिल जाएगा 20 रुपये का। ठीक, तो ये एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, अगर 200 रुपये होते तो 40 रुपये का अतिरिक्त क्रेडिट मिल जाता। ठीक, और ECLS 2.0 क्या था? निर्मला सीतारमन जी ने इसको अनाउंस किया था, और बाय एक्सटेंडिंग द 3 लाख करोड़ स्कीम, ताकि जो 26 स्ट्रेस सेक्टर है, मतलब कि स्ट्रेस ये है कि उसमें ज़्यादा रोजगार नहीं बन रहा है, उठ नहीं पा रहे हैं, ठीक, जो कि कामत कमेटी, ध्यान रखना, कामत कमेटी उन 26 सेक्टर में जो उसको आइडेंटिफाई किया गया, कामत कमेटी, और हेल्थ केयर सेक्टर, क्योंकि भैया कोविड-19 आ गया था तो उसको तो प्रोत्साहित करना ही था, इसमें तो पैसा देना था, तो 3 लाख करोड़ की स्कीम का इसमें रखा गया था कि ये 26 सेक्टर जो कि कामत कमेटी ने किया, 3-4 बार बोल देता हूँ ताकि आपको याद रहे, और हेल्थ केयर सेक्टर, इनमें जो है पैसा डाला जाएगा। और ये स्कीम की वैलिडिटी थी 31 मार्च 2021 तक, जिसको अब 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक, तो इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हुए आ गए अपने फेवरेट सेक्शन ऑफ द डे, जिसका नाम है कॉमन का IAS पीसीएस। इसमें हम लोग सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, पढ़ के ये भी समझते हैं कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। देखिए, MyNEP 2020 ये आपका जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी संबंधित है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी संबंधित मेरा एक पूरा वीडियो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं उसको। आप लोग को बस सर्च करना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज यूट्यूब पर। अब देखिए, MyNEP अगर आप लोग को इसका फुल फॉर्म नहीं पता तो आपको थोड़ा पहला वाला स्टेटमेंट समझने में दिक्कत होगी, अदरवाइज नहीं पता चल जाएगा। देखिए, मोदी जी ने लॉन्च किया है MyNEP प्लेटफॉर्म, ठीक, ऑफ NCTE वेब पोर्टल। तो देखिए, मोदी जी नहीं होंगे, एजुकेशन मिनिस्टर होंगे, इसलिए पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, और पहला स्टेटमेंट गलत हुआ तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो C ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम बाकी के स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ठीक, 1 अप्रैल से 15 मई 2021 तक ये ऑपरेशनल रहेगा, और इस डिजिटल परामर्श में शिक्षक, शिक्षा से जुड़े पेशेवर, शिक्षाविद और अन्य हितधारक शिक्षा नीति पर मसौदा तैयार करने में भाग लेंगे। ठीक, तो मान लो कभी कभी होता है कि आपको नहीं भी पता है, तो आप अगर तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते तो आप लोग समझ आता है, अच्छा यार ये टीचर पॉलिसी से संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहा। तो देखिए, निशंक जी ने किया है ये, और NCTE वेब पोर्टल पे MyNEP 2020 प्लेटफॉर्म। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है कलिंग रत्न अवार्ड से संबंधित, इसमें ट्रू पूछा गया है। देखिए, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने 2021 के लिए आंध्र प्रदेश के राज्यपाल
विश्व भूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुत्र नहीं पुरस्कार से सम्मानित किया है। सॉरी, कलिंग रत्न पुरस्कार, पुत्र नहीं हुआ यहाँ पर। ठीक, तो क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत है बताइए। यहाँ पे ट्रू पूछा गया, सत्य पूछा गया है। कलिंग रत्न पुरस्कार की स्थापना सरला साहित्य संसद द्वारा की गई थी। सही है गलत बताइए। और अगला स्टेटमेंट ये है कि इस पुरस्कार में सरस्वती देवी की एक चांदी की मूर्ति और एक तांबे की पट्टिका शामिल है। ठीक, तो स्टेटमेंट सही है कि बताइए कि गलत है। ठीक, तो देखिए इसमें सारे ही स्टेटमेंट सही हैं और इसमें समझना जरूरी है कि इट हैज़ बीन गिवन ड्यूरिंग द 600th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आदि कवि सरला दास। ठीक, और 40वां जो है एनुअल सेलिब्रेशन था सरला साहित्य संसद का। ठीक, तो ये जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और आज का हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोग अच्छा लगा है तो जिस प्रकार से आप लोगों ने कल रजनी भैया की कसम से जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब किया था, इसी तरीके से जो है रजनी भैया की कसम से आज फिर से करिए। और जो है खुद खूब खुश रहिए यार, खुश होकर लाइक किया करो। जो लोग डिसलाइक भी कर रहे हैं मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आप जब मैं ये बोल रहा हूँ तो इतना बढ़ जाएंगे। ठीक, तो क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि यार हम भी हैं निगेटिव। ठीक, तो ये वाली बात है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर किया करिए। ये सबसे बड़ा मेरे लिए प्रोत्साहन रहता है। जब से मैंने चालू किया है 4 महीने ज़्यादा हो गए हैं, हर दिन 6 बजे यहाँ पे आया है। एक दिन, एक दो दिन छोड़कर हर दिन 6 बजे सुबह गर्म प्याली के साथ में मैं आपके साथ उपस्थित होता हूँ। सुबह एक नई ऊर्जा, नए जोश के साथ में, ताकि आपका पूरा दिन जो है जोश के साथ भरा रहे, आप अच्छी एनर्जी, अच्छी ऊर्जा के साथ में पढ़ाई कर सकें। ठीक, और आप लोग को अगर हमारा ये कंटेंट अच्छा लगता है, गाइडेंस अच्छा लगता है, कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होती है, तो आप लोग हमारा यूपीएससी 2021 और ईपीएफओ 2020 का पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जल्द से जल्द इन दो नंबर पर कॉल करके 8564880560 और 9696066089 पे कॉल करके। चलिए फिर आप लोग से मुलाकात हुई कल सुबह 6 बजे गर्म चाय की प्याले के साथ में। तब तक आप लोगों से लगते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।